अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, आज की हमारी डिस्कशन कल पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से होगी, क्योंकि क्रिकेट ही हमारे मुल्क में अब एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिससे ना सिर्फ पूरी कौम के इमोशंस जुड़े हैं, बल्कि ये तमाम पाकिस्तानियों को भी आपस में जोड़ कर रखती है। और ऐसे में रवायती हरीफ जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान चाहे टूर्नामेंट से आउट हो जाए लेकिन इंडिया से ना हारे, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक नहीं 3 दफ़ा पै दर पे शिकस्त से टीम ने अपने फैंस को बेहद मायूस किया। आज अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से ये बात करेंगे कि एक ऐसा मैच जिसके पहले 10 ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम 180 या 190 से ज़्यादा का टारगेट देने जा रही है, फिर इसका 150 तक भी ना पहुंच पाना, और इसी तरह बॉलिंग में 6 ओवर्स के पावर प्ले में 36 रन्स के अगेंस्ट 3 विकेट्स हासिल कर लेना, लेकिन इसके बाद भी मैच में शिकस्त यकीनन नाकाबिले समझ है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम इन तनाज़ात की बात करेंगे जिन्होंने इस गेम ऑफ जेंटलमैन की धज्जियाँ उड़ा दी। कहा जाता है कि खेल के मैदान और जंग के मैदान में एक फ़र्क ये है कि जंग में हारने वाले के बरक्स खेल में हारने वाले को भी मुस्कुराना सिखाया जाता है, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। लेकिन हमने एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैचेस में हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफ़ी ना लाने तक के जो तनाज़ात देखे, इससे तो यूँ मालूम होता है कि अब क्रिकेट जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता था, इसे एक जंगी मैदान के मुतबादिल बना दिया गया है। क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा हमने ऐसे मनाजिर भी देखे जब टॉस के वक्त 2 एंकर्स मैदान में आए तो इंडियन कैप्टन से रवि शास्त्री और पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस ने बात की, और एक ऐसी गेम जिसे डिप्लोमेसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें दुनिया ने ऐसे मनाजिर भी देखे जिससे ये जज करना मुश्किल नहीं कि एक खेल की रूह ही ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो इस टूर्नामेंट में तनाज़ात अपनी जगह, हम इंडिया के अंदर भी 2 बड़ी सियासी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देख रहे हैं। बीजेपी के कई रहनुमा कांग्रेस के पाकिस्तान पर रिएक्ट ना करने पर कांग्रेस को पाकिस्तान की बी टीम करार दे रही है। बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से तो ऐसे बयानात भी सामने आ चुके हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की टीम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब कुछ ऐसे इशारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से भी किए गए, वो भी कतन गैर ज़रूरी थे। अब टीम की कारकर्दगी पर अगर बात करें तो शायद इससे मुनासिब वन लाइनर नहीं हो सकता कि हमारी टीम एक सेंसलेस क्रिकेट खेल रही थी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रही। क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो इनकी हिकमत अमली भी ब्यूरोक्रेटिक है। वो समझते हैं कि हर शिकस्त के बाद टीम और मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ लाकर वो कुछ नया कर लेंगे, तो इसमें भी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मैनेजमेंट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कौन से फैसले करती है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो जो पॉलिटिक्स की वजह से एक एनवायरनमेंट बन गया कि बग़ैर ट्रॉफ़ी के इंडियन टीम को जाना पड़ा, और मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट कर दिए, उस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले गेम की अगर बात करें तो मालूम ये हो रहा था कि दोनों टीम्स पूरी कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे को मैच दे दिया जाए। अब भारतीय टीम का स्टार्ट हमने देखा, लेकिन उसके बाद उनका भी कोलैप्स हुआ, फिर रिकवर हो गए। पाकिस्तानी टीम के पास 9 विकेट्स हाथ में थी आखिरी 10 ओवर में। एक हिस्टोरिक कह सकते हैं कि कोलैप्स हुआ उनका, 33 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। तो किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं आप? जब कल 8 बैट्समैन हमारे डबल फिगर में दाखिल नहीं होंगे तो हम तो शायद दुनिया की किसी टीम से मैच ना जीत पाएँ। ये तो फिर भारत था और फाइनल था। पाकिस्तान जो पहला मैच 7 विकेटों से हारा, उस वक्त जो है वो एंडी पाइक्राफ्ट और हाथ मिलाने का मामला आ गया, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो गई। दूसरा मैच पाकिस्तान 6 विकेटों से हारा, उसमें हारिस रऊफ के जहाज गिराने का मामला और सेलिब्रेशन साफदार फरहान की वो आ गई। और अब तीसरा मैच कल पाकिस्तान हारा तो उसमें ये एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया कि ट्रॉफी नहीं दी गई भारतीय टीम को। तो मसाइल तो हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज से इस टीम का सिलेक्शन हुआ कि आपने 5 ओपनर्स इस टीम में रख लिए, और फिर जिस अंदाज से आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बुरी तरीके से नाकाम रहा। कलेक्टर ये कहते थे कि जी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, रिजवान का स्ट्राइक रेट कम है, तो आपके कप्तान का स्ट्राइक रेट क्या है? उसने 7 मैचेस की 6 इनिंग्स में 72 रन स्कोर किए। बॉलिंग कराने से वो डरता है। कल जब 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे वो बॉलिंग ही कराने नहीं आया। और मोहम्मद नवाज, जिसको माइक हेसन कहते हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने इस पूरे एशिया कप में 12 ओवर्स किए। भारत के खिलाफ एक मैच में एक भी ओवर नहीं किया। कल के मैच में उसने 1 ओवर किया, 6 रन दिए। तो कप्तानी का एक तो मामला, टीम का सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदार है।
और इसके साथ साथ मिर्ज़ा साहब, अगर सलमान आगा की बैटिंग की हम बात कर लें, गालिबा 115 या 17 का स्ट्राइक रेट रहा उनका, 40-50 रन से वो ऊपर जा नहीं सके। हुसैन तलत का जो रोल था वो भी क्लियर नहीं था हमें, और इसके अलावा साइम अयूब का भी एक बहुत बड़ा एपिसोड ऐसा रहा जो कंसिस्टेंट फेलियर्स हुए उनके। तो फिर टेक अवे क्या है? इन लोगों को रिप्लेस करने के अब आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए जाएंगे, दोबारा से बाबर रिजवान का नाम लिया जाएगा, या इन्हीं पर रिलाई करने की बात करेगा बोर्ड? देखिए मुजम्मिल, अब 4 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप के आगाज में। फरवरी में भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबल होगा। तो हमने तो जो म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू कर दिया था कप्तानी का, कि जब पहले शाहीन आफरीदी को हटाया नकवी साहब ने, उनको हटाकर बाबर आजम को ले आए, बाबर आजम को हटाकर रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा। अब फिर डेफिनेटली जो सलमान अली आगा की पैथेटिक परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए अब लगता यही है कि ही वोंट बी कंटिन्यूइंग एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, क्योंकि ना तो वो बैटिंग कर रहे हैं ना वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो माइक ब्रेडले बन गए। हारून रशीद साहब माइक ब्रेडले के जमाने में खेले थे, इंग्लैंड का जो साबिक कप्तान था, जो फिलोसफी का प्रोफेसर था। वो ना बैटिंग करता था ना कुछ करता था, सिर्फ कप्तानी करता था। यहाँ तो कप्तानी भी नहीं हो रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि चेंज आएगा, और चेंज आना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़कों को पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, जो अभी या तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में या माजी में हिस्सा रहे टीम का। लाहौर कलंदर्स के लड़कों को सिलेक्ट कर लिया गया। तो फिर बाकी पाकिस्तान में लड़के कहां से आएंगे? इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है जिसका एहतसाब हो सके। इस सिलेक्शन कमेटी में दुनिया के नामवर अंपायर अलीम डार शामिल हैं, जिनको अंपायरिंग की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए उनको सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। इस सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली जैसे शामिल हैं कि जिनको जूनियर का काम दे दिया, जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। असद शफीक वो तनख्वाह ले रहे हैं। तो होगा क्या? ये पीसीबी को सोचना होगा इस हवाले से। ठीक है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपकी तरफ से। हारून साहब, ये जो बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब भी, कप्तान का अपना रोल बैटिंग लाइनअप में क्या होगा, इसमें हमने देख लिया कि वो जब भी बैटिंग करने के लिए आए स्ट्रगल किया उन्होंने, क्योंकि जो मोमेंटम उनको मिलता है जो साहिबजादा फरहान की तरफ से या फ़खर की तरफ से, उसको वो कंटिन्यू कर नहीं पाए, नंबर 1। नंबर 2 का लेफ़्ट हैंडर्स जो इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, इस वजह से नवाज़ को आप लेकर ही नहीं आए। तो ये चीज़ कैसे इतना हमने ये बिल्कुल इंटरनलाइज कर ली है कि नहीं, लेफ़्ट आर्म स्पिनर जो है वो बॉल ही नहीं करेगा लेफ्टी को, और साथ ये कि बज़ाते ख़ुद भी वो ओवर नहीं करने के लिए आए। तो क्या उनकी तरफ से जो फैसले थे सारे, कोई मंतिक, कोई रैशनैलिटी नज़र आई आपको कल जो फैसले किए हैं उन्होंने? देखें जी, कोई भी नजर नहीं आई। आई थिंक मिर्जा इकबाल बेग ने जो इतनी ज्यादा आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दूंगा कि मुझे ये बताएं कि जब भी आप कभी किसी स्क्वाड को चुनते हैं, और खास तौर पर कैप्टन को, तो जब भी आप प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, तो सबसे पहले नाम कैप्टन का आएगा। वो ऑटोमेटिक चॉइस होती है। बदकिस्मती से हमने जिस कैप्टन को चूज किया वो तो किसी भी टीम में T20 में, खास तौर पर किसी एसोसिएशन या किसी छोटी सी टीम में भी T20 में वो जगह नहीं बना सकता। आपने इतनी बड़ी पाकिस्तान की टीम को उसके हवाले कर दिया जिसका स्ट्राइक रेट 113 है। देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने सिर्फ अपने ज़हन में ये रखा कि हमने ये दिखाना है कि जी बाबर और हम रिजवान के बगैर चल सकते हैं। देखिए, बाबर और रिजवान के बगैर आप उस वक्त चल सकते हैं जब आपके पास उनसे ज्यादा बेहतर प्लेयर मौजूद हैं या उनके बराबर के प्लेयर्स मौजूद। देखिए ना, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है तो उनके पास तिलक वर्मा है, उनके पास अभिषेक है, इसके अलावा जायसवाल उनके बाहर बैठे हुए हैं जो स्क्वाड में नहीं है। सो यू नो द बैकअप जो इशू है हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि यहाँ तो पहले आप बैकअप उस तरह का क्वालिटी का तैयार कर लें और उसके बाद आप लोगों को चेंज करें। देखिए, जो ये चीजें होती हैं ये सब मैनेजमेंट की चीजें हैं। ये मिर्जा इकबाल बेग ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखें पिछले 1-1.5 सालों में जितनी चेंजेस आई हैं, अगर उसको आप कंपेयर करें इंडिया से या फॉर दैट मैटर किसी और क्रिकेटिंग नेशन से, तो आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी। आपका कप्तान चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा, आपको टीम मैनेजमेंट चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी, आपको प्लेयर्स की सिलेक्शन में चेंजेस इतनी ज्यादा नजर नहीं आएंगी जितनी पाकिस्तान में पिछले 2 से 2.5 सालों में हुई। अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर राहुल द्रविड़ इंडिया का इंचार्ज है तो उसके बाद वो हैंड ओवर करता है गंभीर को, तो वही स्क्वाड लेके वो तो लेके चलते हैं और उनकी वो टेन्योर 3-3 साल या 4 साल वो पूरा करते हैं। इस वक्त इंग्लैंड के जो कोच है वो साथ लेके चल रहे हैं 2 साल से, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच है वो 3 साल से इकट्ठे हैं। सो एक जब तक आपका कॉम्बिनेशन इकट्ठा नहीं काम करेगा और कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर काम नहीं करे तो आप रिजल्ट नहीं आ सकते। तो इसलिए ये है पैसेट वे में आप चीजें
करते हैं, उसके बाद आप फिर रिजल्ट्स की एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो हैरान था कि नंबर 10 की टीम है हमारी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम नंबर 1 टीम को हरा देंगे। ये कैसे मुमकिन था? पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल, चूंकि शॉर्ट टर्मिज्म की तरफ आपने भी इशारा किया कि वो बहुत बड़ा मसला है। नुमान साहब, ये तो डिस्कस कर लिया हमने जो कप्तान का अपना रोल रहा है, लेकिन अब जो कीपिंग है उसमें अगर देख लिया जाए हारिस की परफॉर्मेंस को अगर आप एवेल्युएट करें तो पहले ये कि ओपनिंग का रोल ही इतने लोग कर चुके हैं इस टीम के अंदर कि साइम भी है, आपके पास फ़खर भी है, फरहान भी हैं, हारिस भी हैं, तो बहुत से लोगों का तो आर्गूमेंट यही होगा कि आपने उनकी पोजीशन चेंज कर दी इसीलिए फेलियर आना शुरू हो गए, या फिर कोई और वजह है कि हारिस की परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं जो क्लिक नहीं कर पा रहा वो। मुजम्मिल, सबसे पहले तो इन दोनों ऑब्वियसली दे आर एक्सपर्ट्स, बहुत आला बातें की, बट जो एक इस पे सलमान अली आगा पे एक बात करना चाहूँगा मैं कि उसको टीम के 11 में आने की वजह से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन तितर बितर हो गया। फिर फ़खर जमान जो है वो वनडे का प्रॉबेबली द बेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन है, लेकिन T20s में उसने कभी भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। उसको ओपन कराने के चक्कर में हमने ऊपर से भी क्रेस्ट को हिला दिया। फिर हम बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स को जब डाल लेंगे, अब देखें कल जो जेन्युइन ऑलराउंडर था हार्दिक पांड्या, जब वो इंडिया से नहीं खेला तो एक की जगह उनको 2 चेंजेस करनी पड़ी। वो होता है ऑलराउंडर कि पूरा बैट्समैन पूरा बॉलर। तो फिर आप बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स खिलाते रहे और आपने 9वें नंबर पे कभी फ़हीम को बैटिंग कराई और 10वें नंबर पे कभी फ़हीम आ रहा है और 9वें पे नवाज आ रहा है। सो इस तरह तो फिर आपके सामने था कि एक बंदे की वजह से, कप्तान की वजह से, जिसको 200 किलोमीटर दूर रहना चाहिए T20 क्रिकेट से, आपने उसको कप्तान बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड में माइक हसन ने उसको नहीं खिलाया, वो तब खिलाया कि थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा था कि पाकिस्तान T20 का कैप्टन है और आपने उसको कोई मैच नहीं दिया हुआ। सो एक तो ये। अब हारिस की बात है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग बात करूंगा, यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की भी गलती है। वो ये गलती है कि मोहम्मद रिजवान जिस वक्त विकेट कीपर थे वो ब्रिलियंट विकेट कीपर थे और शायद लास्ट ऑफ द मोहिकन जो विकेट कीपर्स थे। अब हम इनको गेट कीपर्स कहते हैं, ये जो थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर लेते हैं, बॉल रोक लेते हैं। दे आर नॉट स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स। जो कॉन्सेप्ट होता है वो मॉडर्न क्रिकेट में भी शायद चेंज हो गया। तो हारिस एक्चुअली इज नॉट वर्दी ऑफ अ प्लेस ऑन द पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल स्लॉगिंग करता है। वो जो स्लॉट में बॉल मिलेगा उसको बाहर मार देगा। बड़ी टीमें कभी भी आपको इजाजत नहीं देंगी। वो क्रेसेंट क्लब के साथ मैच नहीं खेल रहा, वो इंडिया के साथ खेल रहा था, जो 40 में से 37 जीते हैं, जो 2022 नवंबर से ग्लोबल टूर्नामेंट्स में इन एशिया कप एंड ICC T20 कोई मैच नहीं हारे। जो प्रोसेस ड्रिवन टीम्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर से आती हैं, यही तिलक वर्मा जिसका इंटरनेशनल T20 में स्ट्राइक रेट 150 का है और एवरेज 50 की है, इसकी ऐसी ही एवरेज रणजी ट्रॉफी में 4 डे क्रिकेट में है। जो 4 डे क्रिकेट से प्लेयर्स आते हैं उनका डिफेंस होता है, ये हारून भाई आपको बेहतर बताएंगे, जिनका डिफेंस होता है वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, फिर रिलीज शॉट्स होती हैं, फिर साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फर्क होता है। हारिस इज अ स्लॉगर। तो रिजवान का कसूर ये था कि जब वो नंबर 1 विकेट कीपर था उसने अपना अप्रेंटिस नहीं तैयार किया, तो आपको जो मिला आपने हसीबुल्लाह को जाया कर दिया। एक और लड़का था, ये मिर्जा भाई को पता होगा, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, रोहेल नजीर। आपने उनको जब तैयार नहीं किया तो आपको हारिस ही पे सफाइस करना पड़ा। फिर हारिस का नंबर देखिए, वो बड़ा गलत लोगों का कॉन्सेप्ट है। जब आपका डिफेंस नहीं होगा, ऊपर इंडिया जैसी टीम स्लो लो बैट्समैन नहीं इजाजत देगी हारिस जैसे बैट्समैन को कि वो लेग क्लियर करके और काउ कॉर्नर पे शॉट्स मारे। आप कल देख लें संजू सैमसन। अच्छा, अब ये इंडिया की टीम है, जल्दी से आपको एक चीज बोलूंगा, ये इंडिया की टीम बिल्कुल आउट ऑफ कलर थी और इंतजार का ये और प्रेशर उन्होंने खुद अपना पॉलिटिकल लेके आके तो क्रिएट किया हुआ था। कल 50-50 हो गया हुआ था। वैसे 80-20 है, 20% पाकिस्तान है, वो भी शाहीन की वजह से दे रहा हूँ, 20% और साहिबजादा की वजह से। सो आपकी इररेलेवेंट टीम हो गई हुई है टू मॉडर्न क्रिकेट। और आपको कोई भी बड़ी टीम, और अगर आपने देखा 10 महीने में आप इवन एक टूर किया C टीम से और बाकी अब आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इनसे खेल खाल के, एंड देन यू एक्सपेक्ट that you are going to traverse through the top team, जिनका हार्दिक पांड्या भी नहीं था, सैमसन आउट ऑफ प्लेस खेल रहा था, कप्तान उनका आउट ऑफ फॉर्म है, और उनका जो गिल को अकोमोडेट करने के लिए जयसवाल नहीं है, सिराज अय्यर की गौतम गंभीर से नहीं बनती। तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास क्योंकि बैकअप है, जैसे हारून भाई ने कहा, उनका जो सिफारशी भी आता है ना, वो इतना तगड़ा है कि वो से एडजस्ट हो जाता है। वो पांड्या ने किसी दौर में बात की थी ना कि हमारी बेंच की भी 2 टीम्स जो हैं वो हरा देंगी बहुत सी टीम्स को दुनिया में। तो इट सीम्स ट्रू। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यासिर अराफात साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट प्लेयर हैं। बहुत शुक्रिया यासिर आपका भी। आप चूँकि डेथ बॉलिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं खासा, कल जो हमने देखा कि अबरार ने और साइम ने एक एंड से प्रेशर मेंटेन कर लिया है, तो उसको डिसरप्ट करके बीच में हारिस को ओवर दे के क्लूलेस बॉलिंग करवाना, जिसमें वो स्लोअर वंस फेंक रहा है, वो राउंड द विकेट आ रहा है, उसको समझ उस वक्त कुछ नहीं आ रही कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसकी क्या लॉजिक लगी आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम, आपको भी मेरा सलाम। ओबियसली मुझे नहीं पता कि पीछे डिस्कशन क्या हो रही थी, मैंने अभी ज्वाइन किया, और एशिया कप पे ही हो रही है, फाइनल पे हो रही है। पाकिस्तान की गलतियां जो पाकिस्तान ने गलतियां की, आपने जिस तरह सवाल उठाया कप्तानी का, तो देखें कप्तानी का ये इशू तो है, हमारे पास वो लग्जरी है नहीं थी कि जो पास में हमारे जिस तरह के कप्तान आया करते थे लड़के, उस तरह की अब हमारे पास वो नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है कि जिसकी टीम में प्लेस हो जिसको आप कप्तान बना सके। तो सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली हमें उसी की तरफ जाना पड़ा और उसको बनाना पड़ा। ऑल्दो मैं नहीं समझता कि वो आइडियल कैप्टन हैं, गिवन द उनकी जो हमने उनके जो रिजल्ट्स भी देख लिए और पास में भी उनको। यासिर सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन यहाँ तो कैप्टनसी से बढ़ के बात ये हो रही है कि उनकी एज अ प्लेयर भी जगह बनती है कि नहीं टीम में, T20 में? देखिए उस हिसाब से तो कई प्लेयरों की जगह नहीं बनती, क्योंकि अब अभी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, और बिल्कुल ये सही बात है कि हम लोग पीछे रह गए हैं। हमें देखना ये है कि अब हमें ये जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं कि सलाम किया, ट्रॉफी ली, इनसे आगे बढ़कर सोचना चाहिए कि अब हमने इसका हल क्या निकालना है। देखिए एशिज जब होती है तो एशिज के लिए प्लानिंग या प्रिपरेशन जो होती है साल साल पहले हो चुकी होती है कि आपने कौन कौन से प्लेयर्स को अपने आपने लुक आफ्टर करना है रेड बॉल के लिए, उनको रेस्ट कराना है, कौन कौन सी फ्रेंचाइज लीग्स खिलवानी है, तो उसके बाद फिर आप जाके रिजल्ट्स के लिए बात कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में हमारे प्लेयर्स को नहीं पता होता कि आपने इस अगला मैच या अगले टूर खेलना। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि एक दिन मैं रावलपिंडी में अपने घर में, और मुझे फ़ोन आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आपने अगले दिन जाके कलकत्ता में जाके मैच खेलना है, वेरी नेक्स्ट डे आप अगर आप अंदाजा लगाएं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन जैसी टीमों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग हमेशा बात करते थे कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग नहीं है, तो फास्ट बॉलिंग अब आप देख लें कि उनके जिस तरीके से उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ तो है ही है, फास्ट बॉलिंग में MRF एकेडमी जो पिछले 4 दिहाइयों से वो उसको कर रहे हैं, जिसमें डेनिस लिली से लेके ग्लेन मैकग्रा और ब्रेटली जाके उधर काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और सही लोग लेकर आने पड़ते हैं ताकि वो इन चीज़ों को ठीक करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें तो अब हो गई, कप्तान भी आपका लग गया, आपके प्लेयर भी, अब जो आपके पास मटेरियल है आप उन्हीं से आप रिजल्ट लेने हैं ना। आगे का आपने प्लान क्या करना है कि आपने अपनी क्रिकेट को इसी तरह रन करना है। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट उन लोगों के हवाले की हुई है जिन लोगों को आप स्कूल क्रिकेट अपनी ना रन करने दें, क्लब क्रिकेट ना रन करने दें, वो लोग आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रन कर रहे हैं। और हालत ये है कि आपको 2 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका ये टूर्नामेंट होना है, आपकी ये वेन्यू है। इस तरह की हालात में जब प्लेयर्स आते हैं, मुकाबला करते हैं, जब ये अब तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, इन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ओवरनाइट प्लेयर या सुपरस्टार या मैच विनर वैसे नहीं बन गए। मुझे BCO क्रिकेटर्स के यहाँ फोन आते हैं, मुझे पूछते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान खेले हुए और सिस्टम में है, वो मुझसे पूछते हैं कि हमें यासिर भाई बताएं हम क्या करें, हमें तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता ही नहीं है। और वो अब देखिए रिसेंटली अभी पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लेना चाहता बेचारों के, उनके खिलाफ हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये ऐसी चीजें चल रही हैं कि हमें इन पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि सलमान अली आगा की कप्तानी सही नहीं थी, उसने रनआउट मिस कर दिया या उसने कैच छोड़ दिया। हमें इससे बढ़कर आगे बात करनी और प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल यासिर, जो आप बात कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे हारून साहब, जो ये आर्ग्यूमेंट है कि एक तो चलें मैदान में तो जो आपने करना था कर लिया, लेकिन मैदान में आने से पहले ही जो फेलियर्स आप लेकर अपने साथ आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल जो इशूज़ हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी, कभी हम कहते हैं रीजनल होगा, कभी फिर डिपार्टमेंट कर देते हैं, फिर इसके साथ साथ कप्तानी के चेंजेस हों, सिलेक्शन जो कमेटी है उसको एब्रप्टली चेंज करेंगे, 5 साल में 3 चेयरमैन हमने स्वाप कर दिए। तो हमारा तो कोई 5 ईयर प्लान है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का हुआ करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो नहीं, रिएक्शनरी प्लानिंग हो रही है। इसको कौन फिक्स करेगा और इसका कसूर किसका है? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है ये। हरून भाई, एक मिनट जी नुमान सर। मुजम्मिल, यू विल बी शॉक्ड टू नो
कि अभी कराची जो कि 21 दफा ट्रॉफी जीत चुका है, टाइटल विनर्स थे, उनकी टीम बाहर हो गई, दोनों टीमें बाहर हो गई एंड दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट। और आपने एक दिन में लॉ चेंज करके 8 की जगह 10 टीमें करके कराची की टीम को अकोमोडेट किया। दिस इज हाउ यू लुक आफ्टर योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अच्छा, सही ये नोमान ने जो बात की है ना, देखिए ये जो नोमान ने बात की है ना, ये बड़ी वैलिड है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि ये फैसला एब्रप्टली किया गया। जो रूल्स के मुताबिक ये कहते हैं टॉप 2 टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेगी फॉर द सीनियर फर्स्ट क्लास, ठीक है। इन्होंने 4 कर दी, जिसमें से एक ग्रुप में से 3 गई हैं और दूसरे ग्रुप में से 1 गई है। सो ये भी सोच लेंगे कितनी बड़ी मौकरी है। मैं जो बताना ये चाह रहा था, जो भी यासिर ने जो बात की ना, बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जिन सिस्टम्स की वो बात कर रहे हैं ना, वो एस्टैब्लिश सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूड बेसिस पे चलते हैं। उनके जो काउंटी का सर्किट है, या ऑस्ट्रेलिया का स्टेट का जो सर्किट है, या साउथ अफ्रीका का प्रोविंसेस का जो है, और इंडिया में जो स्टेट्स हैं, ये अपने ओन पे अपने काम करती हैं। वहां पर बीसीसीआई या क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंग्लैंड या फॉर दैट मैटर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, उनका अमल दखल सिर्फ ये होता है कि वो ऊपर से बैठ के मैक्रो चीजों को देख रहे होते हैं। माइक्रो चीज उन्होंने अपने एसोसिएशंस के, अपने आर्म्स के हवाले की हुई है। काउंटी अपना प्रोग्राम खुद बनाती है, उनके प्री सीजन प्रोग्राम होते हैं, उनके ऑफ सीजन प्रोग्राम होते हैं, और उसके बाद इन सीजन में जब चले जाते हैं तो उसको मेंटेन करते हैं। वेयर एज यही चीज ऑस्ट्रेलिया में है, यही चीज साउथ अफ्रीका में है, यही चीज इंडिया में है। पाकिस्तान में आपकी एसोसिएशन सेल्फ रिलायंट ही नहीं है, वो अपने उन पर कोई डिसीजन ही नहीं कर सकती, इसलिए कि पीसीबी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उनके ऑफिस बेयर्स को जो है वो घास नहीं डालता, और वो पीसीबी उनको प्रोग्राम देता है, पीसीबी उनको कोचेस देता है, पीसीबी उनकी टीमें सेलेक्ट करके देता है। तो आप मुझे ये बताएं, और वो पीसीबी जो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद एक नया चेयरमैन आता है, नया चेयरमैन आके अपनी नई टीम के साथ आता है, कोई चेयरमैन आता है अपने साथ 2-3 क्रिकेटर बिठा देता है बड़े नामों वाले, और ये जो भी रिजीम आई है, इन्होंने तो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बिठा दिए। तो आप सोचे तो सही आलम हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग नहीं है। हम सोचते क्या है कि यार ये मैं 2-3 साल के लिए आया हूँ, तो बस ये पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है ना, ये कोई टूर्नामेंट जीत ले, क्योंकि यहाँ पर जो यार्डस्टिक बनी हुई है वो जीतने के ऊपर है। एट द मोमेंट आप इवेंट हारते हैं, आप देखें बैठ के कमेटी बना देते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देंगे, कप्तान को चेंज कर देंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली तो वही प्लेयर वापस आते हैं ना, कौन सा कोई नया प्लेयर आ जाता है, वही कप्तान उसी कप्तान के अंडर में खेल रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हारून साहब, ये बात कर रहे हैं नुमान साहब कि एक तो अब आकर तो वैसे ही हमने पॉलिटिकल ऑफिस बना दी है इसको, लेकिन जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो उसका कोई फिर मैकेनिज्म मौजूद है? हमारे पास फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की खबरें भी आती हैं, ये भी खबर आती है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को पसंद नहीं करते, इसलिए उसको आने नहीं देना। तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप अमेरिका से हार जाएँ, आयरलैंड से हार जाएँ, जिम्बाब्वे से हार जाएँ, जो मर्जी करें। देखिए, दिस इज आयरॉनिक एंड अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि अपने फंड्स को जनरेट करके और उस पर चलते हैं। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो उनका चेयरमैन करेगा या उनका बोर्ड करेगा। बोर्ड में वो लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप हैरान होंगे कि ग्रुप 6 के लोग जो हैं, यानी कि क्लरिकल माइंडसेट के लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठे हुए हैं, बाय वर्च्यू ऑफ जो आपने रखा हुआ है कि फलानी टीम का रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसने अभी बात की है, मिर्जा भी कर रहे थे, बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे हारून भाई ने और यासिर ने, आपके पास इररेलेवेंट लोग हैं, क्योंकि क्रिकेट हो गई मॉडर्न, क्रिकेट बन गई इंडस्ट्री। इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट साइंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। आपके पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है, आपका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो एक ग्रेड 19 के या 20 के जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो विमेन क्रिकेट की हेड है वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रख के और हॉर्स रेसिंग का कमेंटेटर था। तो उसके बाद आकिब जावेद को आपने रख दिया। अभी ये जो 90s के स्टार्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे दोस्त यार हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जितना इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया ना, एक दिन ये एडवाइजर होते हैं, एक दिन ये एडवाइजर होते हैं, दूसरे दिन ये सिलेक्टर होते हैं, तीसरे दिन ये मेंटोर होते हैं $18,000 पे, चौथे दिन ये टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, ये एनालिस्ट बन जाते हैं, फिर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बन जाते हैं। आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। एक सबा करीम विकेट कीपर था, मिर्जा भाई हारून भाई जानते होंगे, वो ब्रिलियंट विकेट कीपर था, 50 की एवरेज थी, लेकिन वो नहीं खेल सका इंडिया से ज़्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल, क्योंकि नैन मोंगिया होता था उस जमाने में। तो उसको उन्होंने क्वालिफिकेशंस करवा के अब जनरल मैनेजर BCCI में वो
क्यूरेटर्स का जनरल मैनेजर है, सॉइल एनालिसिस को चलाता है, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के डिफरेंसेस और जियोलॉजी पढ़ के आपको बताता है। तो वो ऐसे इररिलेवेंट लोग नहीं रखते, और वो पहले अपने एसोसिएशन से आया है। वहां पे इवन जो ये प्रमोट होके आते हैं वो एसोसिएशन से होके आते हैं। ये जय शाह जो आईसीसी तक पहुंचे हैं, जैसे भी अमित शाह के बेटे हैं, पॉलिटिकली बैक्ड है, लेकिन ये पहले अपनी एसोसिएशन में गया, एसोसिएशन को हेड किया, वहां से ये बीसीसीआई में आया है, और वहां से ये यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है फॉर द आईसीसी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, क्योंकि हम खुद नाअहल हैं, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनहेरेंट इनसिक्योरिटी जो है वो मेडियोक्रिटी का कल्चर चल रहा है। इस पर नुमान साहब, आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की ना, वो शहरियार खान साहब की किताब अक्सर मैं कोट करता हूँ, क्रिकेट कॉल्ड्रन जो किताब है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर भी किताब पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना उसको ये पढ़ना है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, और फिर वो रेफरेंस भी देते हैं कि बाकी राहुल द्रविड़ की मिसाल देते हैं और लोगों की देते हैं जो कि कंसल्ट करते थे टेक्स्ट को एटलीस्ट। तो आईक्यू का भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो हम बड़े प्रेशर मैच में जाके मेंटली बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। भजन, ये सिस्टम का मसला है, एक्चुअली स्ट्रक्चर का मसला है। मसला ये है कि जब आपकी स्किल नहीं होगी, आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, और जब आप में सेल्फ बिलीफ नहीं होगा आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब आपके कप्तान को उसके दिल ही दिल में उसको पता है कि उसकी जगह ही नहीं बनती इस टीम में, और उसकी वजह से आपने 158 के स्ट्राइक रेट वाले बच्चे को बाहर बैठा दिया है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 158 है, हसन को, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे जब आपका स्किल सेट ही नहीं है, व्हेन यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस क्रिकेट। मैं अभी आपको जो इररिलेवेंस कर रहा हूँ, मॉडर्न क्रिकेट इज टोटली साइंटिफिक। आपकी साइंटिफिक पावर हिटिंग और ब्लाइंड स्लॉगिंग में बहुत फर्क है। तो ये अब आप जब तक ये सिस्टम नहीं लाएंगे, जो ये यासिर कह रहा था, आपको अब आप नहीं करते कि पुराने जमाने में ये होता था स्किल वर्सेस स्किल, दुनिया भी स्किल में खेलती थी, तो आप यही जैसा लेपा पोती कर लेते थे, एक टूर्नामेंट जीत जाए, हम शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, वो बात अब खत्म हो गई। नो अलाउंस, यही लड़के, ये अच्छा मजे की बात है, ये लड़के अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये बेस्ट 20% नहीं है किसी बड़ी टीम का। तो एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे जीतेंगे? अब लोअर टीम में स्ट्रगल करते रहेंगे, बॉटम ऑफ द टेबल। आपको अब रेवोल्यूशनरी चेंजेस लानी है। आपने टॉम स्टोन मकबरे बना दिए, आपने 18 बिलियन के स्टेडियम बना दिए, कराची में आपने 8 बिलियन का नेशनल स्टेडियम में रिफर्बिशमेंट की, और अभी 3 महीने में 18 इंटरनेशनल मैचेस हैं, एक मैच आपने नहीं रखा कराची में। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एशिया कप के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। यासिर साहब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, लेकिन अब खेल के मैदान पे तो 2 मसले हो गए ना हमें। एक तो मैच नहीं जीते हम, और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स भी इतनी ज़्यादा हो गई कि पहले इंडियन कप्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें किया जाना, फिर वो हैंडशेक नहीं कर रहे, उसके बाद में वो ये कह रहे हैं ट्रॉफ़ी नहीं लेनी आपके हाथ से। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं हम भी कंप्लेन करेंगे आईसीसी को कि एक्शन लिया जाए, कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आप रिफ्यूज़ कर दें, एसीसी का प्रेसिडेंट है, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन जो बीसीसीआई है वो ये अक्यूज़ करती है कि हमें ट्रॉफ़ी ऑफ़र ही नहीं की, वो अपने साथ ले गए उसको, तो हम डिज़र्व करते थे लेकिन फिर भी बगैर ट्रॉफ़ी के वापस आए हैं। तो इस हद तक ये चीज़ें पोलिटिसाइज हो चुकी हैं, जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम के तो बहुत ख़िलाफ़ हैं। कभी देखा ऐसा होता हुआ आपने, और क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, जिस तरह आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी ऐसे नहीं देखा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने भी बताया ये चीज़ हुई है। देखिए, मैं तो समझता हूँ जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने अपनी बेस्ट दी है, बिल्कुल सही, उन्होंने बेस्ट दी कि जितनी इनकी कैपेबिलिटी थी। तो मैं तो इनको बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि 6 टीमों में भी आप देखें, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो इनको राइट ऑफ शुरू से ही कर दिया था कि हमारे जो प्लेयर हैं या ये जो टीम है ये फाइनल तक नहीं जाएगी, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने गिरते पड़ते लो स्कोरिंग मैचेस, इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी कम स्कोर के बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग जिस तरीके से उन लोगों ने की, तो मेरे ख्याल से उनका क्रेडिट बनता है। मगर वो जो साइंटिफिक की बात करते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ कि अब मैं जब खुद क्रिकेट खेलता था जूनियर लेवल पे, उस टाइम के जो लोग कोचेस थे या एनसीए में थे, मैंने अभी भी देखा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट जो जूनियर लेवल पे कोचिंग में वो अभी भी इन्वॉल्व हैं। तो साइंटिफिक तो फिर ना रही ना, 20 साल पुरानी अगर क्रिकेट आप या उन्हीं कोचेस के साथ ही आप अगर आपके साथ काम चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के प्लेयरों में बेहतरी आएगी। अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास, टैलेंटेड प्लेयर हैं। अभी उसकी जिस तरह हसन नवाज की अगर आप बात की, ये टैलेंटेड हैं, और भी लड़के हैं आपके पास टैलेंटेड प्लेयर हैं, मगर ये रिफाइंड नहीं है।
जो आप कहते हैं ना कि आप इंटरनेशनल से पीछे रह गए, उसकी वजह यह है कि जो नीचे लेवल पे इन लड़कों पे काम होने की जरूरत है वो उन पे हो नहीं रहा। और इसी वजह से ये है कि जब ये प्रेशर लड़कों पे पड़ता है, तिलक वर्मा भी तो एक नया लड़का है ना टीम में, मगर जिस तरीके से अंडर प्रेशर आके उसने इस इनिंग में जिस तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया सिचुएशन के हिसाब से और मैच को फिनिश किया, हमारे लड़कों में ये क्यों प्रॉब्लम है कि उनमें ये चीज़ नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग सवाल है कि हमें अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हम बात करते हैं, जूनियर लेवल की बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ, देखिए हम कहते हैं लड़के का ये फ्लॉ है। मैं आप जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि कोई एक ऐसा कोच बता दे कि कोई लड़का, अगर बाबर आजम या रिजवान की हम बात करते हैं कि टेक्निकल वजह से अगर आप उनमें कोई फ्लॉ है या स्ट्राइक रेट, वो डोमेस्टिक में जाके खेलेंगे, क्या उस लेवल के कोचेज उनको अवेलेबल होंगे वहां पे जाके वो अपने आप को बेहतर करके दोबारा टीम में लेकर आए? कोई और प्लेयर भी अगर बॉलिंग कंपेटिटिव नहीं है डोमेस्टिक, वही कह रहा हूं। तो यही चीजें हैं, असल चीजें, इन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय कि देखिए वो जो आपने मेरे से सवाल किया ना कि ये हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं ली, ये गवर्नमेंट लेवल पे है, ये उसको डील कर लेंगे मोहसिन नकवी साहब जो वहां पे मौजूद हैं। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं और हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो चीजें हाईलाइट करें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। हम लोग ये चीजें सुबह दोपहर शाम सुनते रहते हैं, सलाम नहीं किया, ये चीजें, मगर उसके पीछे जो है आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो छुप जाती हैं, जो आपने गलतियां की होती हैं वो छुप जाती हैं, उन चीजों को एड्रेस करनी। ठीक ठीक, हारून साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। डॉक ये जो ये बात कर रहे थे अरफात, देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो जितनी भी एकेडमीज हैं चाहे वो दुनिया भर में हो, इनफैक्ट जब तक आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं करेंगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप जितने मर्जी नेट सेशंस कर लें, आप जितने मर्जी उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में रख लें, अल्टीमेटली वहां से वो सीख के उन्होंने जाना उस जगह पे एग्जीक्यूट करना है जहां पर उनको आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मेरे अपने नजदीक जैसे अभी ये तिलक वर्मा की बात कर रहे थे, आप उसका जरा रिकॉर्ड तो उठा के देखें कि उसने अंडर 19 से जब शुरू किया वो फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर गया, और उसके बाद जिन कोचेस की ये बात कर रहे हैं, यही तो मेरा इशू है। मेरा इशू ये है कि पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉचर्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक हों, वो किसी डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहते, वो नीचे लेवल के ऊपर काम करना नहीं चाहते। देखिए हमें इशू यही है। मैं 1988 में जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का मैं अंडर 19 का कोच बना, तो आप यकीन करेंगे कि मेरे पास बैच क्या था? बासित अली, ये यासिर भी मेरे साथ अंडर 19 में थे। इसके अलावा और जितने भी मैं नाम लूं, आपको सईद अनवर ले लें या जितने बड़े नाम हैं, वो सब मेरे अंडर में थे। आप यकीन करेंगे कि इनको बॉल करना नहीं आता था, इनको फील्डिंग में स्टार्ट लेना नहीं आता था, इनको पता हाथ के इशारे से रोकते थे रनिंग बिटवीन द विकेट में, बॉल नहीं कर सकते थे। सो दिस वर द बेसिक इश्यूज। मैंने 1988 में रिपोर्ट लिख के दी थी कि आप इन एसोसिएशंस के साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो रिटायर हो गए हैं उनको इन्वॉल्व करें, ताकि वो अपने कोचिंग भी सीखें और उसके साथ बच्चों को ट्रेन करें। लेकिन उस वक्त किसी ने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। सो रियल सेंस में इशू ये है कि नेशनल लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है, एकेडमी सपोर्ट करें और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करें और वहां से प्लेयर्स डेवलप, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। नुमान साहब लास्ट मिनट जी। एक जल्दी से मैं लास्ट मिनट में आपको ये कहूँ, जो दोनों ने बात की ना, यासिर ने और हारून भाई ने, परफेक्ट। लेकिन अब क्या हुआ है कि हम दोस्ती यारी में कोचेस लगाते हैं जो कि रिडंडेंट हो गए हैं, जो कि इररिलेवेंट हैं। अभी जो पाकिस्तान का बैटिंग कोच है वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, अच्छा ना खेले। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये रियलाइज करना है कि आजकल की कोचिंग में बायोमैकेनिक्स है, किनेजियोलॉजी है, इंजरी प्रिवेंशन है, और उसके बाद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब वो पुराना कोचिंग नहीं है कि मैं सीधा कोच के पास जाऊंगा, उस्ताद जी मुझे ठीक करेंगे। अब साइंटिफिक इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड आपका एनालिसिस होता है। इंडिया में बेंगलुरु में ये हो रहा है, इंडिया में अंडर 19 में ये हो रहा है, वहां से ये प्रोसेस ड्रिवन लड़के आ रहे हैं। इंडिया में एक ऐप दी हुई है सारे प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, वो जब सुबह उठते हैं उसमें एक स्केलेटन आ जाता है, वो बटन अपना हाथ से अंगूठा से दबाते हैं, जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे रेड हो जाएगा, जहाँ पे वो हेल्दी फील कर रहे हैं ग्रीन हो जाएगा, और वो सारा डाटा जाता है मेन डेटाबेस में, और सर्वर से वो डाटा निकल के इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स के पास जाता है जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ से फिर तिलक वर्मा की टेक्निक पे और एंगल्स पे काम होता है। जी, वो ये इस तरह बने प्लेयर्स। ठीक ठीक, यासिर साहब आपकी टेक इस पर? हाँ जी, मेरी टेक ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल होना इसी तरह चाहिए। तो मगर ये है कि हम लोग सब जो है ना ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब ये जो चीज़ें सारी इन्होंने गिनवाई, तो मैंने ECB का लेवल 4 जो किया हुआ वो 2-2.5 साल का कोर्स है, उसमें ये सब चीज़ें करवाई गई हैं
तो वो कहने की बात यह है कि हम लोग मेरा नाम कभी भी किसी ने कभी कहीं हाईलाइट नहीं किया, बल्कि मेरा जब नाम आता है कोचिंग में तो यहाँ बात यह की जाती है कि ये इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं पिछले 8 सालों से 9 सालों से कोचिंग की फील्ड में हूँ, मैंने सारी क्वालिफिकेशंस की हुई हैं, बल्कि अभी मैं साउथ अफ्रीका की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पे भी आया हुआ था, और मेरा किसी बंदे ने कहीं पे हाईलाइट नहीं किया। ये जो आप बात करते हैं ना, यहाँ पे हर शोबे में यही है। यूट्यूब किसी का चैनल है तो वो अपने मनपसंद लोगों को वहां पे बुलाते हैं, टीवी चैनल है वहां पे मनपसंद लोगों को भी करते हैं। और हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही मालूम है कि जहां से चेयरमैन से बात शुरू होती है, चेयरमैन के एडवाइजर से उनके दोस्त, उनके भाई, मतलब सिफारिशी कल्चर की बात कर रहे हैं, और ये चीजें शुरू ये चलती इसी तरीके से आ रही है, तो हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और जाते जाते मुजम्मिल ये बता दूं कि यासिर का एक्सपीरियंस सिर्फ एज ए क्रिकेटर इंटरनेशनल नहीं है, ये दुनिया में तमाम लीग्स खेला है, इसके भी कुछ 600-700 जो है वो T20 मैचेस बन जाते हैं। तो अगर इस बंदे ने हर कंट्री का अगर सिस्टम देखा हुआ है, लेवल 4 किया हुआ है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि वो इसको क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि इनसिक्योर हैं। बिल्कुल इनसिक्योरिटी का इशू है, पॉलिटिकल मेडलिंग भी है, और जिसको सिफारिशी कल्चर कहा जाता है वही ये सारा जो रॉट है उसकी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग, नुमान नियाज़ साहब, यासिर अराफात साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।